सर चुनने के बाद भी डर लगा था, चुनने के पहले भी लगा था कि हाँ, ये एग्ज़ाम है, टफेस्ट है, बट कर सकते हैं। एक नेचर ऑफ़ जॉब ऐसा है कि एक जॉब नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं कि सर्विस है, ये कैरियर है। जैसे मैं अभी 23 का हूँ, तो मुझे अभी से काफ़ी टाइम मिलेगा काम करने का, मैं ऊपर तक जा सकता हूँ अगर मैं अच्छा काम करूँ तो वो मौका मिलेगा। एट अ यंग एज हम लीड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। बाकी जॉब में क्या होता है कि आपको फॉलो करना है किसी और को। सर इस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं मेंस में, 2 आपके क्वालिफाइंग हैं, हिंदी इंग्लिश, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, बट जब आपके मार्क्स सेम होते हैं इंटरव्यू स्टेज पे, फाइनल रिजल्ट पे, तब वो काउंट कंसिडर होता है, उसको छोड़ देते हैं। अभी ये देखते हैं इथिक्स वाले और इसके ऑप्शनल में। सबसे मेन 3 पेपर हैं, एसे, ऑप्शनल और इथिक्स। ये 3 आपके गेम चेंज करेंगे। तो आप डिप्रेशन से कम आउट हो गए अपने दोस्तों की हेल्प से, अपने खुद की हेल्प से। एक बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आएगा वो रिजल्ट आएगा। सर सोशल मीडिया की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। ट्विटर्स का यूज़ किया जा सकता है इंटरव्यू स्टेज पे, क्योंकि ऐसे मैं बताना नहीं चाहता बट ये बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो ट्विटर यूज़ करते हैं। ऐसा होता है कि उन्होंने जो आज पोस्ट किया वही इंटरव्यू में पूछेंगे कल। सर जनरली देखा जाता है टेंडेंसी। मैंने भी देख के गया था 2-3 पोस्ट, क्या वो ट्वीट किया है 2-3 एक वीक में, तो मैंने देखा था। तो ऐसे रेयरली होता है, अगर वो सेम बोर्ड मेंबर मिल गया और सेम क्वेश्चन पूछ दिया तो ऐसा हो सकता है कि आपका हो जाए हेल्प। बट एज आप खुद अगर इंगेज हो रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिवली तो दिक्कत हो सकती है वहाँ से। तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2-3 सालों से नहीं था। इंस्टाग्राम मैंने बंद कर दिया था 22 में ही, अभी तक बंद ही रहेगा आई थिंक। फेसबुक में बंद ही है, तो ये सारे बंद हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ 0 किलोमीटर। आज मेरे पत्रकारिता जगत का, पत्रकारिता जीवन का सबसे सुखद दिन है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, मेरे लिए दिवा स्वप्न जैसा है। मैं जिस बच्चे को आज से 4-5 साल पहले करीब 2 सालों तक राजनीति शास्त्र इस विषय में उन्हें कुछ सीख दी, वह सीख उन्हें आगे चलकर काम आया। ग्रेजुएशन में उन्होंने राजनीति शास्त्र विषय को ही चुना, कठिन मेहनत की, लगन से उन्होंने पढ़ाई की और अभी सन 2024 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, जो अपने भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है, उसमें 583वां अंक प्राप्त करके आईपीएस बनने का गौरव प्राप्त किया है और हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। पूर्वी चंपारण जिले में घोड़ासान और घोड़ासान जिले में पिठुआ गांव के सुनील कुशवाहा, उनके इकलौते पुत्र हमारे साथ हैं और ये खुद रूबरू होकर अपना परिचय देंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और कैसा लग रहा है आपको अब? सबसे पहले सर आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिजल्ट आए कुछ दिन हो गए हैं तो काफ़ी लोगों का मैसेज, कॉल्स और काफ़ी लोग मिलने भी आए, तो इनसे काफ़ी अच्छा लगा है सर। आपको ये कैसे लगा आज से 4-5 साल पहले कि हमको यूपीएससी ही करना है? ये ख्याल आपके मन में कहाँ से आया? सर जैसे मैं अपने कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस कर रहा था, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी है यूपीएससी में, तो वो एक जरिया वहाँ से मिला कि ये ऑप्शनल रख सकते हैं। और ये था कि हाँ कि लाइक वी हैव टू डू समथिंग फॉर द अपने लाइक जहाँ से हम लोग आ रहे हैं रूरल बैकग्राउंड से, वहाँ पे हमने चैलेंजेस को देखा है, तो वहाँ पे हम लोगों को लगा कि यहाँ से हम लोग कुछ कर सकते हैं। एक ऐसा सर्विस है जो सोशल स्टेटस भी देता है और लाइक वी कैन जस्ट मूव अपवर्ड इन द स्टेयर्स, होता है ना सीढ़ी पे जैसे चढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं लगातार। तो ये एक ऐसा सर्विस है जो प्रतिष्ठित भी है, बहुत सारे लोग प्रेफरेंस देते हैं इसको, इसलिए मैंने इस सर्विस को चूज़ किया और मिल गया। यूपीएससी की तैयारी में कोचिंग का कितना महत्व है? सर जैसे हम लोग गाँव से आए थे, हम लोगों को पता नहीं था उस टाइम कि क्या करना है, कैसे करना है, तो कोचिंग एक माध्यम है, आपको बता देंगे कि हाँ ये बुक्स पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। तो कोचिंग एक तरीके से ऐड करता है आपकी प्रिपरेशन में। कोचिंग आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के पढ़ाएगा नहीं वहाँ पे, बिकॉज आपको लास्ट में खुद ही पढ़ना है। जैसे मैंने कोचिंग 22 तक की किया था,
उसके बाद मैंने 3 साल जो पढ़ाई करी है खुद से ही किया है। टेस्ट बहुत काम आते हैं, टेस्ट सीरीज आपको देने पड़ेंगे। टेस्ट देने से क्या होगा कि आपकी कहाँ कहाँ कमियां हैं वो पता चलते रहते हैं। राइटिंग स्किल्स ज़रूरी है, तो वो कोचिंग से हेल्प करता है वहाँ पे। टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प करता है, एज प्रिपरेशन में आपको एड करता है। बट अभी जो ऑनलाइन का है, यूट्यूब से बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं बहुत सस्ते दामों में। कोचिंग करने की मेरे हिसाब से अब ज़रूरत नहीं लग रही उतनी ऑनलाइन आने के बाद। यूपीएससी जो है ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और आपने इसको चुना है, तो चुनते वक्त क्या डर नहीं लगा था आपको? सर चुनने के बाद भी डर लगा था, चुनने के पहले भी लगा था कि हाँ ये एग्ज़ाम है, टफेस्ट है, बट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर वगैरह थोड़ा सा सॉल्व करके देखा था, तो वो लगा था कि कर सकते हैं, हो सकता है। टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स आ रहे थे, जैसे कट ऑफ ऑलमोस्ट 85 to 90, ऑलमोस्ट 100 के आसपास जाता है। तो आपको अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो लगता है कि हो जाएगा। तो मैंने देखा था कि हो रहा है तो करके देखते हैं। फिर वो मैंने पहली बार ही दिया तो वहाँ प्रीलिम्स हो गया था। मेंस दिया, मेंस में बहुत कम नंबर से मेरा रहा था, 18 नंबर से। तो फिर लगा था कि यार दे सकते हैं इसको, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ करने की ज़रूरत है। तो डर तो लगता है सर, इस एग्ज़ाम ऐसा नेचर ही ऐसा है, तो डर तो बिल्कुल लगता है। अब जो नए बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको आगे की जानकारी नहीं होती है, तो यूपीएससी का ये सिलेबस क्या है? सर सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी पूछते हैं, बट ऐसा कुछ भी पूछते नहीं हैं वो लोग मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस बड़ा डिफाइंड है। आप आरंभ में तैयारी करने वाले छात्र किन किन विषयों पर ज़्यादा फोकस करें? सर शुरू में अगर आप देखते हैं तो जैसे प्रीलिम्स का सिलेबस है तो उसमें मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट हैं, मैं बता देता हूँ। पहला पॉलिटी है, सबसे ज़रूरत पॉलिटी का है। सेकेंड ज्योग्राफी है। थर्ड हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3-4 आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडीवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके बाद इन्वायरमेंट का आप शंकर आईएएस का एक बुक आता है, या पीएमएफ आईएएस का एक बुकलेट आता है, वो आप कर सकते हैं। वहाँ से आपका ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा। फिर करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, बेसिक साइंस कर सकते हैं, 6 to 10th का एनसीईआरटी मैक्सिमम है। उसके बाद साइंस का भी विजन का एक मैगजीन आता है, PT 365, लास्ट के साल में वो पूरे होल ईयर का करंट अफेयर्स होता है उसमें। तो ये आप कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स कर लिया आपने, एक पेपर का ये हो गया। सेकेंड पेपर होता है प्रीलिम्स का CSAT, उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, रीजनिंग करना है, उसमें आपको मैथ्स करना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर कर लेते हैं, खुद से प्रैक्टिस करना है बेसिकली। उसमें एक क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जुड़ते भी नहीं हैं, तो बस पास करना होता है। 200 में 67 पॉइंट समथिंग, लाइक 68 ला लिया तो पास हो गए आप। तो ऐसे है ये, इनका सिलेबस ब्रॉड है, डिफाइंड है, यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और मेंस का तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो वो भी ऐसे ही है, GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे करके है। यूपीएससी की तैयारी में अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों ही माध्यम से बच्चे तैयारी कर सकते हैं, क्या दोनों के लिए वेटेज एक समान है? जी सर, ऐसा यूपीएससी का मानना है, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं। पिछले 2 सालों में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, रैंक 18 भी आया है, रैंक 13 भी आया है। ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी में जो इंग्लिश वालों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। ऐसा ये होता है कि मटेरियल ज़्यादा है इंग्लिश वालों के लिए। आप अगर कोई ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो उनके बहुत सारे टीचर्स हैं। हिंदी वालों के लिए टीचर्स थोड़े से कम हैं, और बच्चे भी कम जाते हैं ऐसा। और हो सकता है कि मे बी उनकी प्रिपरेशन उतनी ना हो पाए इंग्लिश मीडियम वालों, बिकॉज इंग्लिश मीडियम वाले मैक्सिमम जो होते हैं IIT IIM से आते हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी होती है मिस्टेक। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी से ही कुछ आसान है, हिंदी से कुछ कठिन है तैयारी करना, तो फिर क्या हिंदी माध्यम वाले को श्रेष्ठ रैंक हासिल करने में कुछ परेशानी होती है क्या? सर जैसे मैंने बताया कि पिछले कुछ सालों में बच्चे करते हैं, हिंदी मीडियम से भी करते हैं। रैंक 13 का एग्जाम्पल दिया निशान जैन, रैंक 18 रवि सिहाग, इन लोगों ने किया है, इन्होंने करके दिखाया है, तो और भी कर सकते हैं। बट ऐसे एग्जाम्पल्स थोड़े कम हैं। कम इसलिए हैं क्योंकि मटेरियल्स, जैसे आप इनका ऑप्शनल जो है ना काफ़ी लिमिटेड है। या तो ये हिंदी ऑप्शनल लेते हैं या फिर कोई और ऑप्शनल लेते हैं, जिनकी वेटेज थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर वो उनकी मटेरियल की बात करें, इंग्लिश में है तो CSAT वगैरह होता है, वो भी थोड़ा सा ईजी पड़ता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ऐसा है, बट वो करते हैं, तो उनसे अगर गाइडेंस लिया जाए जो हिंदी मीडियम के हैं तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि इसके लिए फॉर्म कब निकलता है? सर यूपीएससी 1 साल पहले अपनी कैलेंडर जारी कर देता है कि एग्ज़ाम कब होगा, मेंस कब होगा। जैसे मैं इस साल की बात करूँ 2025 की, तो उन्होंने अपना जारी कर दिया था 20 जनवरी के आसपास उनका फॉर्म आ गया था। 20 दिन के लिए आता है, तो फरवरी तक था उनका। उसके बाद वो एग्ज़ाम होता है 25 मई को है इस बार का प्रीलिम्स। उसके बाद प्रीलिम्स जिनका निकल जाएगा 15 दिन के आसपास में वो रिज़ल्ट आ जाता है। फिर वो मेंस होता है 22 अगस्त से है इस बारी,
22 से 30 अगस्त तक 10 दिन का वो फेज होता है, जिसमें 9 पेपर लिखने होंगे आपको, वो होता है। फिर उसके 2.5 महीने के बाद आपका वो रिजल्ट आ जाएगा मेंस का। फिर इंटरव्यू का शेड्यूल आता है और फिर अगले साल का शेड्यूल आता है। तो उनका बहुत फिक्स्ड होता है, वो लोग चेंज भी नहीं करते जल्दी। अच्छा, वर्ग की परीक्षा सामान्यतः देखें तो वर्ग की परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं में अंतर क्या है? सर, प्रतियोगिता परीक्षा में ये है कि आप एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से फाइट कर रहे हैं, आपके कंपटीटर्स हैं। तो उसमें ये नहीं है कि आपको 100% लाना है। यूपीएससी का जनरली जो होता है वो होता है, जैसे इस बार कट ऑफ गया है, मान लीजिए 2025 मार्क्स का होता है टोटल एग्ज़ाम, इंटरव्यू प्लस मेंस, प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड नहीं होता। तो उसमें कट ऑफ गया है, और जनरल का मैं बताऊँ तो 947, तो हाफ से भी कम गया है। 2000 का आधा हज़ार होता है, उससे भी कम गया है कट ऑफ। तो इसमें ये है कि जितना आप अपने प्रतिद्वंदी जो होते हैं, कंपटीटर्स होते हैं, उनसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, डिपेंड करता है। इसलिए कट ऑफ्स कम ज़्यादा होते रहता है यूपीएससी का। तो ऐसे होता है, बच्चों पर डिपेंड करता है। वहीं पे अलग एग्ज़ामों में क्या होता है कि आपको 33% लाना है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो ये अंतर है सर। लोक सेवा से जुड़ा हुआ ये एक ईमानदार और कर्मठ प्रशासक बनने की चाह में, उसके जुनून में बहुत सारे बच्चे जो हैं करोड़ों का पैकेज छोड़ छोड़ के यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, क्रैक भी करते हैं। आखिर क्या है इसमें, यूपीएससी में आखिरकार क्या है कि उतना बड़ा राशि वाला पैकेज छोड़ के फिर आखिर इसमें काम करते, इसमें क्या है? सर, ये है एक नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि एक जॉब नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं कि सर्विस है, ये कैरियर है। लाइक हमें जब सिखाया जाता है तो हमें बताया जाता है कि इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन जो है, कैरियर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ऑफ जॉब बहुत ज़्यादा है। आप एक दिन डीएम के रूप में काम कर रहे हो, एक दिन आप सचिव के रूप में काम करेंगे, एक दिन आप पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर काम करेंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे आगे उनके अंदर काम करेंगे। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अभी 23 का हूँ, तो मुझे अभी से काफ़ी टाइम मिलेगा काम करने का, मैं ऊपर तक जा सकता हूँ अगर मैं अच्छा काम करूँ तो वो मौका मिलेगा। एट अ यंग एज हम लीड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। बाकी जॉब में क्या होता है कि आपको फॉलो करना है किसी और को, मैनेजर्स को। एक सोशल स्टेटस की बात होती है कि जैसे अपलिफ्ट होता है एकदम से, जैसे ही रिजल्ट आएगा सब लोग आपको कॉल करेंगे, जानने लगेंगे, ये होता है इस एग्ज़ाम में, बाकी में नहीं होता है। तो ये है एक अंतर सर। अच्छा, ऑप्शनल विषय या एथिक्स, ये सब आखिर का इसका कितना महत्व है तैयारियों में? सर, इस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं मेंस में, 2 आपके क्वालिफाइंग हैं, हिंदी इंग्लिश, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। बट जब आपके मार्क्स सेम होते हैं इंटरव्यू स्टेज पे, फाइनल रिजल्ट पे, तब वो काउंट कंसिडर होता है। उसको छोड़ देते हैं अभी, ये देखते हैं इथिक्स वाले और इस पे ऑप्शनल पे। सबसे मेन 3 पेपर हैं, एसे, ऑप्शनल और इथिक्स। ये 3 आपके गेम चेंज करेंगे, क्योंकि जीएस 1, 2, 3, 4 में ऑलमोस्ट सबके सेम मार्क्स होते हैं। तो अगर आप इनमें थोड़ा सा एज ले लेते हैं 10 नंबर का, 20 नंबर का, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि एक नंबर पे 10 बंदे बैठे होते हैं यहाँ पे। तो अगर आपके इथिक्स में आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इथिक्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, 50 पेज लिखना 3 घंटों में बिना सोचे, आप कुछ सोच नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, अगर सोच के लिख लें तो वो नहीं होता है इस एग्ज़ाम में। आपको पहले से सारा क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं भी आ रहा है तो भी लिख दो, ऐसा होता है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, छोड़ के आ गए तो फिर उसी समय रेस से बाहर हो गए। तो ऐसा एग्ज़ाम का नेचर ही है सर। सिविल सर्विस का प्रोस्पेक्टिव ये है क्या? सर, इसमें बहुत सारे जॉब्स हैं। जैसे आप इनका पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, फॉरेन है। तो बहुत सारे ऐसे इसमें जॉब्स हैं जो आपको कैरियर प्रोवाइड करती हैं, आपको सोशल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो बेसिकली आपको गवर्नमेंट का फॉर्मुलेशन करना है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, डिसीजन लेना है और एड करना है गवर्नमेंट को। लोक सेवा की तैयारी में एक छात्र अपने शिक्षक और अपने अभिभावक दोनों के बीच में कैसे संतुलन बना के रख सकता है? सर, इस एग्ज़ाम में ना हम लोग एक चीज़ को चूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ को बैलेंस करना आना चाहिए। अभिभावक को भी और टीचर्स को भी, दोनों सपोर्ट पिलर्स हैं, 2 पिलर्स हैं। जैसे हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये लेजिस्लेटिव, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे हैं। फ्रेंड्स हैं आपके टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, तो सारे का सपोर्ट ज़रूरी है। जब आप लो फील करोगे तो ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि बताएंगे कि हाँ, तुम में कैलिबर है, पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, और ये नहीं होगा तो कहीं और तो होगा ही होगा। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है उन समय में। लोक सेवा अभ्यर्थी को अपने अवसाद के दिनों में या डिप्रेशन के दिनों में अपने को कैसे रिफ्रेश करना चाहिए? सर, ये ऐसा एग्ज़ाम है, आप डिप्रेशन हर एक हफ्ते में फील करोगे। जैसे आप टेस्ट दोगे तो एक वीक में अच्छा मार्क्स आ रहा है
अगले वीक में नहीं आ रहा है, तो डिप्रेशन का फेज़ वो आता जाता रहता है। तो इस फेज़ में आप क्या कर सकते हैं कि यू हैव टू बी जस्ट गिव फोकस कि हाँ मेरे पिछले वीक अच्छे मार्क्स आए थे, अगले वीक भी अच्छे आएंगे। तो ऐसा होता है। तो आप डिप्रेशन से कम आउट हो गए अपने दोस्तों की हेल्प से, अपने खुद की हेल्प से। एक बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आएगा, वो रिजल्ट आएगा। यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया से दूरी ये प्रथम शर्त मानी जाती है। बावजूद इसके कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही अपनी तैयारी करते हुए सिलेक्शन भी पा जाते हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? सर सोशल मीडिया की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। ट्विटर्स का यूज़ किया जा सकता है इंटरव्यू स्टेज पे, क्योंकि ऐसे मैं बताना नहीं चाहता बट ये बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो ट्विटर यूज़ करते हैं। ऐसा होता है कि उन्होंने जो आज पोस्ट किया वही इंटरव्यू में पूछेंगे कल, ऐसा जनरली देखा जाता है टेंडेंसी। तो ऐसे अगर आप उसका यूज़ करते हैं, मैंने भी देख के गया था 2-3 पोस्ट क्या वो ट्वीट किया है 2-3 एक वीक में, तो मैंने देखा था। तो ऐसा रेयरली होता है, अगर वो सेम बोर्ड मेंबर मिल गया और सेम क्वेश्चन पूछ दिया तो ऐसा हो सकता है कि आपका हो जाए हेल्प वहाँ से। बट एज आप खुद अगर इंगेज हो रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिवली तो दिक्कत हो सकती है वहाँ से। तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2-3 सालों से नहीं था। इंस्टाग्राम मैंने बंद कर दिया था 22 में ही, अभी तक बंद ही है, बंद ही रहेगा आई थिंक। फेसबुक भी बंद ही है, तो ये सारे बंद है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे लिए बंद ठीक था, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो डिपेंड करता है कैसे आप यूज़ करते हैं इनको। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट का क्या महत्व है? टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो मैं 8 से 10 घंटे डेली देता था। और इनका इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एक दिन नहीं पढ़ना है। आप 15 घंटे 16 घंटे एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपने 1-2 दिन पढ़ लिया 15-16 घंटे, तो अगले दिन फिर आपको दिक्कत होगी, बॉडी पेन करेगा, फिर माइंड नहीं अलाउ नहीं करेगा, नींद आएगी। तो आपको 8 से 10 घंटे जितना आपको बॉडी अलाउ करता है, किसी को 8 घंटे अलाउ करता है, कोई 6 घंटे पढ़ के भी निकाला है। तो मैं 8 से 10 घंटे वाला था। तो 8 से 10 घंटे 3 सालों तक ये चलता रहा। बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता था, तो ये था। और मैं लास्ट टाइम आया था तो वहाँ पे 20 दिन का ब्रेक, बड़ा सा ब्रेक था। तो ये था, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है इसके लिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पढ़ाई के अलावे और किन किन फील्ड में, किन किन क्षेत्रों में उसको ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए? सर पढ़ाई करके, एकदम पढ़ाई करके जॉम्बी बन जाएंगे, वैसे कहा जाता है कि जॉम्बी लाइक बन जाएंगे। तो पढ़ाई के अलावा यूपीएससी खुद पूछती है कि आप क्या करते हैं। जब इंटरव्यू स्टेज पे जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे पूछते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो मैंने लिखा था क्रिकेट खेलना, मैं खेलता था क्रिकेट, तो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में खेला था, तो वो लिखा था। फिर मैं मूवीज़ देखता था, मार्वल कॉमिक्स वगैरह की, तो मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा था मार्वल कॉमिक्स पे। ये था नॉवेल्स पढ़ना, तो ये सब मैंने लिखा था। तो ये हॉबीज़ होता है, आप कुछ अलग कर सकते हैं। जहाँ पढ़े हैं ज्ञान ज्योति में, तो लोकल स्तर की पढ़ाई है, इस पढ़ाई का यूपीएससी की तैयारी में कितना असर पड़ता है? ये कुछ मदद करता है कि नहीं करता है? सर अगर बेस मजबूत नहीं हो तो मकान कैसे बनेगा, मेरी तो वही है। इसमें एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना पड़ता है। तो ऐसा मेरे स्कूल में ऐसा था कि एनसीईआरटी को पढ़ाते थे। तो यूपीएससी में क्या होता है कि लाइक कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए। लाइक क्वेश्चन तो ऊपर वाले ही आएंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं बट ऊपर से आएंगे। इलाके में, इस क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं तैयारियों का, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर इसमें 4-5 मंत्रा हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं वो लोग। एक तो है कि इसमें पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब ऑनलाइन का है तो आप बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो 1-2 हज़ार में करा देते हैं। फिजिक्स वाला एक है, अनअकैडमी है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो काफ़ी सस्ते में कराते हैं। 1-2 हज़ार में प्रीलिम्स करा देंगे, 2-3 हज़ार में मेंस करा देंगे, अच्छे से कराते हैं वैसे। तो ये घर से भी कर सकते हैं, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर से भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। मैं नहीं कह रहा कि दिल्ली जाना चाहिए या पटना जाना चाहिए, बट जहाँ से भी आप कर सकें वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा हार्ड वर्क, लोग स्मार्ट वर्क पे भाग रहे हैं आजकल, लाइक कि अब भी तो चैट जीपीटी यूज़ करेंगे और सब कुछ वहीं से। तो ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। 8 से 10 घंटे रोज़ बैठने पड़ेंगे। एक दिन का नहीं है एग्ज़ाम, आपको टाइम लगेगा। ऐसा एक बार में होगा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। कब होगा पता नहीं होता किसी को, तो 1-2 बार लग सकता है, 3 बार लग सकता है। इस बार का रैंक 1 को 6 बार लगा है, तो हो सकता है किसी को बहुत टाइम लग जाए, किसी को 2 बार में हो जाए, 1 बार में हो जाए, डिपेंड करता है उसके लक पे, उसके हार्ड वर्क पे। तो इन सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सपोर्ट्स लाइक पीयर प्रेशर्स, जो पीयर्स का सपोर्ट, पेरेंट्स का, टीचर्स का, सब ज़रूरी है इसमें। तो ये थे संजीव कुमार, संयोग से हमारे छात्र रहे हैं और अब ऐसी कामना करते हैं
कि सिविल सर्विस में अफसर बन करके देश की सेवा करेंगे, ईमानदार अफसर बनेंगे। समस्त शुभकामनाएं इनके लिए हैं। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।